दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है कि जो पेट्रोल और डीजल पे जो अपनी तरफ से स्पेशल ड्यूटी लगाई जाती है, स्पेशल टैक्स लगाया जाता है, उसमें अब पर लीटर के हिसाब से रिडक्शन किया गया है। ओवरऑल देखें तो 10 रुपये पर लीटर के हिसाब से रेट रिड्यूस की गई है। इसको हम स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी के नाम से जानते हैं, जो कि जनरली अगर देखें तो आप देखते हो जो लग्जरी गुड्स होते हैं, सिन गुड्स होते हैं, उन पे ये टैक्स लगाया जाता है। तो मोटी बात यह है कि 10 रुपए की रेट में रिडक्शन आ रही है पर लीटर, तो क्या कस्टमर्स को इसका बेनिफिट होगा? आंसर इज नो। क्योंकि हो क्या रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस बढ़ रही है उसका सीधा लोड आ रहा है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे। तो उनके बजट को प्रॉपर मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट दिया जा रहा है। फिर सवाल यह आता है कि क्या प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को भी दिया जा रहा है? आंसर इज नो। यहां पर मेजर फोकस जो गवर्नमेंट की खुद की कंपनियां ना, जैसे आईओसीएल हो गया, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आप खुद देखो नायरा नाम से आपको पता होगा कि प्राइवेट एंटिटी ऑपरेट करती है ना, तो उनको चैलेंज क्या आ रहा है? यही कि गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट तो मिला नहीं, तो नायरा जैसी कंपनियों ने अपने प्राइसेस बढ़ा दिए हैं, ठीक है, पेट्रोल डीजल के। इसके अलावा गवर्नमेंट का ये एस्टिमेट था कि ज़्यादा भी नहीं तो इन कंपनियों को इसके चलते 2400 करोड़ रुपए पर डे के हिसाब से लॉस हो रहा था। इस वजह से इनको कॉम्पनसेट करना ज़रूरी था और गवर्नमेंट पर अब लोड आएगा 15 दिन के हिसाब से लगभग 5500 करोड़ या उससे भी ज़्यादा, ठीक है। एलपीजी सप्लाई की बात करें तो अभी कुछ कंसाइनमेंट आया, तो उसके चलते अभी 20% एडिशनल जितना अलोकेशन कॉमर्शियल सेगमेंट को दिया जा रहा था उसको बढ़ा करके 70% कर दिया। मतलब ये कि ईरान में जब से कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके पहले जितना मान लो 100 सिलेंडर सप्लाई होती थी कॉमर्शियल सेगमेंट में, तो अब 70 सिलेंडर्स तक तो आ चुके हैं। इसका मतलब एक रिलीफ मिल रही है। वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप ने 6 अप्रैल तक का टाइम दिया ईरान को कि हम जो बोल रहे हैं वो कंडीशंस मान जाओ, नहीं अदरवाइज हम आपके ऊपर अटैक करेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में आपको पता है कंटेक्स्ट में रहता है। वहीं पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हमारे जो चीफ मिनिस्टर्स हैं अलग अलग स्टेट्स के, उनके साथ बातचीत करते हुए कि हमें कलेक्टिव रिस्पांस देना होगा। जैसे हमने कोविड-19 की फाइट की थी, एग्जैक्टली वैसा ही कुछ हमें अप्रोच यहाँ पर अपनाने की भी ज़रूरत है। फिर बात आई थी कि क्या इस टाइम पे लॉकडाउन लगेगा, क्योंकि मोदी जी की तरफ से जो स्टेटमेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल पीएम की तरफ से जो स्टेटमेंट दिए गए थे, उन बातों को लेकर के रूमर्स चलने लग गए। तो देखो हरदीप पुरी जी ने इस बात को डिस्कार्ड कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है कि लॉकडाउन लगे। लेकिन रियलिटी है, सिचुएशन कुछ इस तरीके की क्राइसिस की बन रही है। यहाँ पर आर्टिकल 360 यूज हो सकता है कि आप बताना कमेंट बॉक्स में। बाकी देखो आज आप टेस्ट तो दे ही रहे होंगे या बैठ चुके होंगे अभी तक, तो ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे आर्टिकल्स की। पहला है रेडिएटिव फोर्सिंग बेस्ड अकाउंटिंग। देखो जनरली हम ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इक्वलेंट इतना है, इतना एमिशन करने का पोटेंशियल है। तो उसमें क्या होता है, हमने रेफरेंस कार्बन डाइऑक्साइड को दिया, लेकिन सच बात क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एक बार एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाए तो कई सेंचुरीज तक भी रह सकता है। वहीं पर दूसरी तरफ हम दूसरी ग्रीन हाउस गैस मेथेन की बात करें तो क्या ये लगातार कार्बन डाइऑक्साइड जितनी लंबी लाइफ ले सकता है? नहीं, ये तो कुछ डिकेड्स में भी खत्म हो जाएगा। तो ये जो एक टेन्योर है, लाइफ है पर्टिकुलर ग्रीन हाउस गैस का, उसको आप कैसे इग्नोर कर सकते हो? इसलिए अब क्या है कि एक जर्नल है जिसका नाम है एनवायरमेंटल रिसर्च लेटर्स, उनकी तरफ से एक नया फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है रेडिएटिव फोर्सिंग बेस्ड अकाउंटिंग, जिसमें क्लाइमेट चेंज में ग्लोबल वार्मिंग गैसेस के बारे में हम डिटेल में सेपरेटली स्टडी करें। मतलब सिंपल है कि उनका असर कितना पड़ रहा है अर्थ के एटमॉस्फेयर में उनकी क्वांटिटी बढ़ने के चलते, इसी को बोलते हैं रेडिएटिव फोर्सिंग। समझ गए? इसमें इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ वार्मिंग दोनों पर ध्यान दिया जाएगा, अलग अलग गैसेस को सेपरेटली। इससे बेनिफिट, इसकी फीचर्स की बात करें, एक तो एक्चुअल वार्मिंग पोटेंशियल पता पड़ेगा कि हाँ कितना असर पड़ रहा है किसी भी ग्रीन हाउस गैस के क्वांटिटी के बढ़ने में। इसमें आप क्वांटिटी मेजर करेंगे वॉट्स पर स्क्वायर मीटर में। लाइफ टाइम डिफरेंस है उसको कैलकुलेट करने में कंसिडर किया जाएगा। और जब आपके पास में पॉलिसीज इफेक्टिवली तैयार हो जाती हैं तो उसका यूज करके आप, कहते ना कि हमारे पास में डेटा अगर प्रॉपर है तो पॉलिसी प्रॉपर बन पाएगी। साथ ही साथ कार्बन मार्केट में भी एक एफिशिएंसी आएगी, क्योंकि आपको पता होगा कि कार्बन क्रेडिट किस तरीके से लेन देन किया जाता है कि एक कंपनी के पास में कार्बन क्रेडिट था लेकिन उन्होंने ज़्यादा एमिशन कर दिया तो वो दूसरी कंपनी जिन्होंने कम एमिशन किया है उनसे कार्बन क्रेडिट ले लिया करते हैं। तो इस तरीके से एक्यूरेसी आना स्टार्ट होगी थोड़ी बहुत, और ज़्यादा मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज पे काम होने लगेगा और साइंटिफिक मॉडल्स पे कि कोई गैस अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट कर रही है जिसकी रिलीज बहुत ज्यादा हो रही है तो उसको केवल हम कार्बन डाइऑक्साइड के रेफरेंस से ना देख करके उस पर्टिकुलर गैस को टारगेट करते हुए काम करें।
एडवांटेज, और ज़्यादा क्लाइमेट प्रिसाइज अकाउंटिंग हो पाएगी, है ना। इसके अलावा क्विक विंस भी है कि जैसे मीथेन है तो कुछ सालों के अंदर, दशकों, एक दो दशकों, तीन चार दशकों के अंदर मीथेन का कंटेंट खत्म हो जाता है। तो अभी क्या काम करें जिससे कि मीथेन का जो एक पोटेंशियल है उसको हम टैकल कर सके ग्रीन हाउस गैस एमिशन, या फिर हम कहें ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट में। पॉलिसी मेकिंग की बात हम कर चुके हैं, फेयर कार्बन मार्केट तैयार करना और साथ ही साथ ट्रांसपेरेंट सपोर्ट प्रोवाइड करना कि किस सेगमेंट में, एग्रीकल्चर में है या इंडस्ट्री में हमें ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत है। फिर बात आता है ऑपरेशन ऊर्जा। ये देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में जो पूरा क्राइसिस चल रहा है ना, तो उसमें हमारे लिए जो भी वेसल्स आ रहे थे एनर्जी लेकर के, है ना, तो उनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, जिसका मेन टारगेट हमारे नेवल शिप्स हैं, वो एस्कोर्ट करते हैं इन शिप्स को, जिससे कि ये इजीली, आसानी से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज क्रॉस करके इंडिया तक पहुंच सके। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, ठीक है। इसके अलावा इसमें देखा है इंडिया की अगर बात है, इससे इस ऑपरेशन को लॉन्च करने के पीछे एक तो एनर्जी सिक्योरिटी का टारगेट हमारा है, लेकिन सी ऑफ लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी हम काम कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज कितनी इंपॉर्टेंट आप जानते हैं कि यहां से दुनिया का जितना पेट्रोलियम पास होता है, और जितना पेट्रोलियम पास होता है उसका 20% के लगभग इधर से ही निकलता है। दूसरा, एलएनजी ट्रेड पास की बात करें तो ये तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग एरिया रह गया। वैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज आपको ध्यान है ही, इधर नॉर्थ में ईरान है, साउथ में अगर टिप की बात करें तो वो ओमान की है, इधर पर्शियन गल्फ है, इधर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगी गल्फ ऑफ ओमान इधर हो गई, ये पर्शियन गल्फ इधर वेस्ट की तरफ हो गई, ठीक है। यहाँ पर आप अच्छे से देख ही सकते हैं, ये सारा हो गया। अब ईरान यहाँ पर अपने सोवरन राइट्स को एक्सरसाइज करने की बात कर रहा है, जो हमने कल बात भी की थी इस बारे में, ठीक है। और इंडिया के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे हम इसको लेकर के बहुत सारे अलग अलग स्टेप अपना रहे हैं कि भाई कैसे भी करके एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर की जा सके। फिर आता है IIED फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, ध्यान रखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, उनकी तरफ से ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स रिलीज किया गया, और उसके आधार पर आप देखोगे, मतलब उन्होंने ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स का यूज किया और बताया कि क्लाइमेट रिस्क जो है वो कितनी ज़्यादा बनी हुई है फूड सिस्टम पे। मतलब सिंपल है, अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस पे असर पड़ेगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ेगा। अगर वो प्रोडक्शन कम होता है तो सीधी बात है, जो प्लेट पे असर है, फूड पे इम्पैक्ट है, वो हमें ज़्यादा दिखेगा। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट बताया गया है, जिसमें 162 कंट्रीज पे ध्यान दिया गया, और इसमें अलग अलग पॉसिबिलिटीज देखी गई है कि अभी जो टेम्परेचर चल रहा है वो उसके हिसाब से एग्रीकल्चर पे क्या असर आ रहा है। 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम मान ले कि हो चुका है, जो IPCC की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम कंसिडर करके चल रहे हैं, 2 डिग्री के हिसाब से, 4 डिग्री के हिसाब से, तो कहाँ पर किस कंट्री को क्या चैलेंज रहने वाला है। इसमें टोटल 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स पर ध्यान दिया गया है। नंबर 1 अवेलेबिलिटी, नंबर 2 एक्सेसिबिलिटी, नंबर 3 यूटिलाइजेशन, जिसमें न्यूट्रिशन बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई, और नंबर 4 सस्टेनेबिलिटी। ये नंबर 3 आपका हो जाता है यहां से यूटिलाइजेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, एंड नंबर 4 हाईलाइट सिस्टमेटिक वल्नरेबिलिटीज। इसमें मेजरली हमारा यूटिलाइजेशन हो गया नंबर 3, और नंबर 4 हो गया सस्टेनेबिलिटी, और फिर बाद में इसमें मेजर फोकस किया गया है कि कितना खतरा इसमें है। तो अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, यूटिलाइजेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर ध्यान देते हुए और फिर फिगर आउट किया गया है कि भाई फूड सिक्योरिटी के अंदर कौन कंट्री कहां पर स्टैंड करता है। सबसे पहली चीज कि 1.5 डिग्री टेम्परेचर ऑलरेडी हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि हो गया, और 2 डिग्री सेंटीग्रेड का जो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के तहत लिमिट सेट की गई थी, उसका कितना असर आएगा। दूसरा इसमें कि इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। रीजन बीइंग कि ज्यादा खतरा किसको है, गरीबों को, है ना। जो पुअर कंट्रीज है वहां पर ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, जिसमें साउथ एशिया और सब सहारन कंट्रीज आ जाते हैं। फिर आ जाओ लार्ज पॉपुलेशन एट रिस्क, लगभग 59%, टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का 59% ऑलरेडी रिस्क में आ रहा है ग्लोबल वार्मिंग सिनेरियो के चलते। अच्छा, ये पुअर कंट्रीज की तरफ ज्यादा इंपैक्ट आ रहा है, तो आप समझिए कि क्लाइमेट रेजिलियंट यहां पर क्या एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती होंगी, कितना मुश्किल हो जाएगा। फिर आ जाओ इकोनॉमिक ग्रोथ की पर्सपेक्टिव में, तो जितना हम जीडीपी को इकोनॉमिकली, आप कहते हैं ना कि केवल कहते हैं ना फाइनेंशियल टर्म हम इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा चैलेंज आने वाला है क्लाइमेट स्टॉक की वजह से या क्लाइमेट शॉक की वजह से, कि हाँ कैसे मैनेज किया जाए चीजों को। कंसर्न इंडिया के लिए भी है। देखो, हम ऑलरेडी इस पर्टिकुलर इंडेक्स में लो बेस लाइन सेगमेंट में है। हमारा स्कोर कितना है, 5.31,
अब आप सोचो कितना कम है, जहां पर एक तो ग्लोबल एवरेज से कम है ही, इसमें एक तो क्या है कि क्लाइमेट चेंज तो रियलिटी है, ये तो इंपैक्ट डालेगा और इससे नीचे जाने का स्कोप है, साथ ही साथ स्ट्रक्चरल वीकनेस भी हमारे यहां पर देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे तो फ्रेगमेंटेड एग्रीकल्चर, कितने स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हमारे यहाँ पे है ना, क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट है और इनकम इनइक्वालिटी ऑलरेडी कितनी ज्यादा है कि ज्यादा बड़े फार्मर्स के पास कितनी इनकम है। अब ये जो स्कोप है ग्लोबल वार्मिंग का, इसमें अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड को कंसिडर करके चले तो इंडिया का स्कोर 4.96 पे चला जाएगा, मतलब और ज्यादा वल्नरेबल हो जाएंगी हमारी पॉपुलेशंस, ठीक है, हमारी पॉपुलेशन। और 2 डिग्री हो गया तो उससे भी डाउन स्केल हमारा चला जाएगा। एग्रीकल्चर न्यूट्रिशन पे सीधा असर, क्रॉप यील्ड कम होगा, अफोर्डेबिलिटी कहीं ना कहीं बहुत महंगी, आउट ऑफ पॉकेट होने का स्कोप दिख जाएगा। और इसके अलावा जो क्वालिटी न्यूट्रिशन हमें मिलना चाहिए उस पर ध्यान देने की बजाय हम ध्यान देंगे अगेन कि पेट भर जाए, है ना। इसके लिए एक और बहुत बड़ा कारण है वीक रेजिलियंस सिस्टम या वीक सिस्टम रेजिलियंस। इसका मतलब सिंपल है कि यहां पर हमें सस्टेनेबिलिटी पर ध्यान देने की जरूरत है, कंसिस्टेंसी पर, ठीक है। तो ये एक अपने आप में समझिए कि ये इंडेक्सेस कैसे अलर्ट भी डिक्लेयर करते चले जाते हैं, ठीक है। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो फूड सिक्योरिटी खतरे में है, क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पे हमें जाना होगा, और इक्विटेबल फूड सिस्टम, जिससे कि ऐसा ना हो कि हैव एंड हैव नॉट्स का एक बहुत बड़ा डिवीजन देखने को मिल जाए, राइट। नेक्स्ट है इग्नाइट इंजन। देखो चेन्नई बेस्ड एक कंपनी है, स्टार्टअप है, दैट इज अग्निकुल कॉस्मोस। उनके द्वारा एक 3D प्रिंटेड इग्नाइट नाम से इंजन तैयार किया, बूस्टर इंजन, जो कि रॉकेट्स में यूज होगा, जो हमारे सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स है उनमें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, क्योंकि 3D प्रिंटिंग के बेसिस पे अगर आप एक इंजन डेवलप कर रहे हो, इसका मतलब आपने टाइम बचा लिया। आप यहां पर एक मेथड यूज करते हैं दैट इज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। इसमें प्लास्टिक, मेटल, सेरेमिक्स, इनका कॉम्बिनेशन होता है, उसी का यूज करके एक साथ, मतलब आप सोचिए एक चैम्बर के अंदर वो इंजन अपने आप प्रिंट होकर के तैयार हो जाएगा, जैसे हम कागज पे प्रिंट करते हैं ना, एग्जैक्टली वैसे 3D प्रिंटिंग होगी, जिसमें मटेरियल भी ऑटोमेटिकली विद द टाइम बनते चले जाते हैं। तो इसमें टाइम, एफिशिएंसी, कई चीजों पर काम किया गया है, और ये हमारी स्पेस प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा बूस्ट साबित होने वाला है, जिससे कि हम स्मॉल स्केल पे जितने भी सैटेलाइट लॉन्च करना चाहते हैं वो इजी हो जाएंगे लॉन्च करना और ज्यादा, ठीक है। तो इग्नाइट की अगर बात करें तो 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक बूस्टर है। सेमी क्रायोजेनिक का मतलब हो गया कि इसमें ऑक्सीजन तो चलो ठीक है कि एक तरीके ऑक्सीडाइजर का काम करता है कि हाँ आग पकड़वाए जिससे कि फ्यूल बर्न होता रहे, वहीं पर इसमें कैरोसिन का कंटेंट यूज किया जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि इसको आप सब जीरो टेम्परेचर पे लेके जाओ, ऐसा जरूरी नहीं है 0 डिग्री से उस माइनस में आप ऑपरेट करो, नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी इसको ऑपरेट कराना बड़ा पॉसिबल होता है। ये अग्निबाण जैसे जो लॉन्च व्हीकल है, अग्निबाण जो लॉन्च व्हीकल है ना, ये भी इसी अग्निकुल कॉस्मोस ने लॉन्च किया है, इनको बहुत ज्यादा पुश मिलने वाला है। फीचर ये देखो, ए सिंगल पीस स्ट्रक्चर है, क्योंकि 3D प्रिंटिंग है ना, तो अलग अलग कंपोनेंट बना करके असेंबल करने की जरूरत नहीं, एक प्रिंटर से ही सीधा आपका काम हो गया। फिर आ जाओ आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो केवल 1 हफ्ते में आप इसको बना सकते हो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का यूज करते हुए। इसमें यूज किया गया है इनकोनेल। इनकोनेल का मतलब सिंपल है कि आप निकल, क्रोमियम, इनकी फैमिली को उठा के देखो तो ये बहुत ही ज्यादा थर्मली रेजिलियंट होती है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ बहुत होती है, और ये सुपर अलॉय बनाने में काम आते हैं, और उसी का यहां पर यूज किया गया है, समझ गए। फिर आ जाओ इलेक्ट्रिकल ड्रिवन पंप यूज की जा रही है, जिससे एफिशिएंसी एंड कंट्रोल इंश्योर किया जाए। एप्लीकेशन स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जैसे अग्निबाण में यूज हो, रैपिड काम हो सकता है बहुत कम पैसे में, और ऑन डिमांड कब चाहिए आपको, आप सोचो कि 1 वीक में आप इंजन तैयार करें तो ऑन डिमांड आप तैयार करके दे सकते हैं, है ना। मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो गया और आपका टाइम भी बचेगा। फिर अग्निकुल कॉस्मोस की बात करें, पहली चीज ये स्टार्टअप है, कहां पर है ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसको आईआईटी मद्रास है ना, जो चेन्नई में लोकेटेड है, उसके अंडर में वहां पर एक नेशनल सेंटर फॉर कंप्यूशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट काम करता है, और उसी के अंडर में स्टार्टअप को लॉन्च किया गया, और इसको लॉन्च किया गया 2017 में, इस अग्निकुल कॉस्मोस को, जिसको लीड करते हैं श्रीनाथ रविचंद्रन, मोइन एसपीएम और सत्यनारायण चक्रवर्ती जी, इन्होंने लीड किया इसको। अब अग्निकुल कॉस्मोस जो स्टार्टअप, इसकी तरफ से और भी कई चीजें दी हैं हमें। नंबर 1 अग्निबाण लॉन्च व्हीकल, मतलब स्मॉल रॉकेट जो 100 किलोग्राम तक की वेट वाले होते हैं ना, उनकी लॉन्चिंग बहुत ही आसान, लो अर्थ ऑर्बिट में इजीली लॉन्चिंग करने के लिए आप कह सकते हो ऑन कॉल आपको ये फैसिलिटेट कर सकता है।
इसके अलावा 3D प्रिंटिंग इंजन टेक्नोलॉजी, जिसको अग्नि लेट बोला, उसी के आधार पर तो ये इंजन डेवलप किया गया है जिसको हम इग्नाइट इंजन बोल रहे हैं। प्राइवेट लॉन्च पैड धनुष, हमारा जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है ना, वहीं पर देश का फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च पैड है वो लॉन्च किया गया, वो भी अगेन इसी आपके कंपनी की तरफ से, दैट इज अग्निकुल कॉस्मोस, नाम याद रख लेना भाई थोड़ा, है ना। और सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्सन ब्रेक थ्रू, जिसमें ये पर्टिकुलर इग्नाइट इंजन जिस टेक्नोलॉजी के बेसिस पे काम कर रहा है वो क्या है, वो भी इसी आपकी अग्निकुल कॉस्मोस ने डेवलप किया है। और उसमें आप देखो यूज होता है लिक्विड ऑक्सीजन प्लस केरोसिन प्रोपल्सन, ठीक है। ये एक अपने, और इसको डेमोन्स्ट्रेट भी किया था 2024 में, सॉर्टेड करके एक मिशन लॉन्च हुआ था उसके तहत। तो आप समझिए कि एक पूरा का पूरा पैकेज इन्होंने खुद ने डेवलप कर दिया, बिल्कुल इजी कॉस्ट पे और बहुत ही कम टाइम में काम होने वाले तरीके हमने तैयार कर लिए। अब हम थोड़ा रिवाइज कर लें। चलिए बताइए, रेडिएटिव फोर्सिंग बेस्ड अकाउंटिंग है, ये क्या ओशन एसिडिफिकेशन से संबंधित हमने बात की थी क्या? नहीं ना। तो आप बताओ किससे बारे में बात हुई थी, कमेंट करो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है, ये दो कंट्रीज के बीच में लोकेटेड है, ओमान और सऊदी अरब। ओमान तो सही था, पर क्या सऊदी अरब था? नहीं ना। बताना क्या है। इग्नाइट इंजन की बात करें तो सॉलिड फ्यूल की हमने बात की, हमने तो कुछ और ही बात की थी, तो ये भी गलत है, पर बताइए क्या है वो फ्यूल। अग्निकुल कॉस्मोस की अगर बात करें तो इंडियन एरोस्पेस स्टार्टअप है जिसका मेन फोकस है कि अफोर्डेबल ऑन डिमांड सैटेलाइट लॉन्च सर्विस दी जा सके, ये तो हमने अभी लेटेस्ट बात ही की है। फिर हमारे कल के क्वेश्चंस, आरटीजीएस और नेफ्ट पे बेस्ड आपका क्वेश्चन था। आरटीजीएस के लिए तो क्या बोला जाए, अच्छा पूछा क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट, तो थोड़ा ध्यान से ना। इन आरटीजीएस द सेटलमेंट टाइम इज इंस्टेंटेनियस व्हाइल इन केस ऑफ नेफ्ट इट टेक्स सम टाइम टू सेटल पेमेंट। देखो इसमें कोई डाउट नहीं है, ये एकदम सही है। आरटीजीएस में तो रियल टाइम ही है वर्ड, जो आरटी का मतलब है। वहीं पर आरटीजीएस कस्टमर जो है उनको चार्ज किया जाता है अगर वो इनवर्ड ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब फॉरेन से कोई अगर इंडिया में पैसा भेजना चाहे तो आरटीजीएस में पैसा लगता है, जबकि नेफ्ट में ऐसा नहीं है। देखो दोनों में ही ऐसा पैसा नहीं लगता, कोई चार्जेस नहीं लिए जाते, तो सी तो नहीं जाएगा। चलो ठीक है, फिर बात कर लेते हैं। ऑपरेटिंग आवर्स फॉर आरटीजीएस आर रेस्ट्रिक्टेड ऑन सर्टेन डेज व्हाइल इट इज नॉट, दिस इज नॉट ट्रू फॉर नेफ्ट। नहीं जी, 24/7 स्टार्ट हो गया ना, तो ये ध्यान होना चाहिए। तो थर्ड वाले को एलिमिनेट करते हैं, ये काम भी हो गया हमारा, बच गया केवल ए, ठीक है। फिर आ जाओ, कंसिडर फॉलोइंग सब्जेक्ट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये 3 सब्जेक्ट दिए हुए हैं। लिस्ट 1 जो कि शेड्यूल 7 के अंदर में आती है, यूनियन लिस्ट। एक एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, उसको चेंज करने की बात है, और मतलब सब्जेक्ट की बात है। और तीसरा कंडीशन ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस। पूछा यह गया है कि जो हमारे यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए आर्टिकल 368 में हाफ ऑफ, एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर का अप्रूवल जो चाहिए होता है। आप बताइए इन तीनों में अगर कोई चेंज करना हो पार्लियामेंट को, तो इन तीनों में से किस में वो अप्रूवल चाहिए होगा, किस में नहीं। तो देखो यूनियन लिस्ट में अगर चेंज करना है तो पावर डिवीजन की बात आ रही है, जहां पर स्टेट और इनके बीच में बैलेंस सेटल करने का काम है। तो अगर वहां पर चेंजेज आ रहा है तो डेफिनेटली अप्रूवल लेना होगा। तो फर्स्ट तो हमारा आएगा, इसका मतलब बी तो गया। फिर आ जाओ, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। अगर स्टेट्स के एग्जीक्यूटिव पावर पे असर आ रहा है, पार्लियामेंट चेंज करे तो स्टेट्स का अप्रूवल तो चाहिए होगा ना, तो ये भी चलो ठीक है। फर्स्ट और सेकंड किस किस में है, इसमें आ गया, इसमें आ गया, चलो ये सी भी गया, हमारा बच गया ए और डी। तीसरे पे आ जाओ, कंडीशन ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस। देखो ये कंप्लीटली पार्लियामेंट के हाथ में, इसमें कोई ज्यादा स्टेट्स का रोल आता नहीं है, तो कुल मिलाकर के आपका आंसर ये भी ए हो जाएगा। समझ गए? तो ये ध्यान से आप देख लेना, ये तो आ गया आपका 78, ये 88। बाकी आज के ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर कर देना। बाकी वीडियो यहीं खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।